चलिए आज का हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? होम रूल आंदोलन 1916। ठीक है, किसके द्वारा चालू किया गया था? लोकमान्य तिलक, ठीक है, और एनी बेसेंट। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इंडियन नेशनल मूवमेंट की इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये जो फेज है वो कौन सा फेज का आंदोलन हम देखेंगे, ये लगभग लगभग मान के चलना कि सेकेंड फेज का या एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था हमारा, जिसको हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं या उग्रवादी युग कहते हैं, उसका ये क्या है, लगभग लास्ट आंदोलन मान के चलते हैं इसको। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट जो कल की क्लास से, हालांकि कल की क्लास में मुझे वो पढ़ाना है क्या, क्रांतिकारी आंदोलन, लेकिन मैं उसको बोला हूँ कि थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ेंगे, उसको लास्ट हम लोग रखेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि इसको गांधीवाद को या गांधी युग के उदय के या गांधी के परिचय से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो गांधीयन ईरा जो स्टार्ट होगा भारत में, वो किस तरीके से 1947 तक आंदोलन में लगातार प्रगति देता है। ठीक है, अब गांधीवादी विचारधारा चलेगी, गांधी के दर्शन आएंगे उस पर। तो आज जो है हम क्या देखेंगे, एक मध्यम वर्गीय समाज को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर जो बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो कौन सा था? होम रूल आंदोलन था। कौन था? होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या क्या रहेगी, क्या क्या उसमें हम लोग को डिस्कशन करना है, उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब कहाँ से, कि ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, होम रूल का कॉन्सेप्ट क्या भारतीय था या पाश्चात्य विचारधारा से पोषित था, कि पाश्चात्य विचारधारा से भारत आया था। दूसरा क्या, कि होम रूल आंदोलन के उदय के कारण क्या क्या है ना, व्हाट इज द रीजन ऑफ द होम रूल मूवमेंट। ठीक, और दूसरा उसके बाद क्या, कि इसके उद्देश्य क्या थे, क्योंकि इसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, एक तिलक की और दूसरा एनी बेसेंट की। तो दोनों का क्या है उद्देश्य, क्या है, क्या भटकाव है दोनों में, कि दोनों में क्या, एक अगर एक क्षेत्र स्तर पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और दूसरा अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा है, तो क्या दोनों के उद्देश्य में कोई डिफरेंस है क्या, ये हमको देखना है। ठीक, उसके बाद आपका तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग और दोनों की भूमिका। ठीक, तिलक के होम रूल लीग का तथ्य क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था उनका, वो किस फैक्ट पे लेकर वो होम रूल को आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद एनी बेसेंट का होम रूल में क्या कॉन्सेप्ट था या किस बेस पे चल रहा था। फिर आंदोलन का कमजोर होना और होम रूल आंदोलन जब खत्म होता है उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। इतने डायमेंशंस पे हमको क्या करना है, पूरी आज की क्लास को फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग। उग्रवादी चरण में या एक्सट्रीमिस्ट फेज में सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वो कौन सा था? होम रूल आंदोलन था। ठीक है, होम रूल आंदोलन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए जो आज चर्चा हम लोग करेंगे उसका पूरा फोकस तिलक है। क्यों तिलक को हम फोकस कर रहे हैं? क्योंकि तिलक इस समय पर या 1916 से लेकर या 1914 से लेकर 1916 के बीच जिस प्रकार के आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं वह एक मध्यम वर्गीय आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? मध्यम वर्गीय। तो मध्यम वर्गीय टर्म का यूज करने का मतलब समझना, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आंदोलन में एक्टिव होने वाले जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय समाज है। कौन है? मध्यम वर्गीय समाज। मैंने जब शुरुआत भी की थी तो 1885 से लेकर 1905 तक के समय को मैंने हमेशा बताया कि एक कुलीन वर्ग, ऐसा वर्ड यूज किया गया। कौन सा वर्ड यूज किया गया? कुलीन वर्ग। और दूसरा अभिजात्य वर्ग, है ना, या तीसरा एक है कि एलिट क्लास के लोग या उच्च वर्ग के लोग ही किसमें शामिल हैं? कांग्रेस में शामिल हैं। लेकिन जो सेकंड फेज हम 1905 से लेकर 1913-14 तक हम देखते हैं, 1916 तक हम लोग ले जाकर देखें, तो वह दौर जो है उसमें मध्यम वर्गीय समाज की बहुत बड़ी क्या है, भूमिका है। किसकी भूमिका है? मध्यम वर्गीय समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, एक महती भूमिका हम देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या चाहिए? एक बड़ा मूवमेंट चाहिए, एक आंदोलन चाहिए जिसमें सभी जनता की सहभागिता हो, हर वर्ग की सहभागिता हो। अभी तक भी हम ये जानते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है या उग्रवादी जो युग है, उस युग में निम्न स्तर तक या कृषक और मजदूरों की कंप्लीट सहभागिता नहीं हुई है ना। क्या कहा मैंने? कंप्लीट, यानी संपूर्ण सहभागिता हम अभी भी उन लोगों की प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और कारण यह है कि उनके मूल मुद्दे तक हम पहुंचे नहीं हैं अभी तक। लेकिन गांधीयन ईरा में ये होगा, है ना। और गांधी जी वहीं से आंदोलन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए हम लोग उसको कल इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कशन में रखेंगे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना कि 1914 में
1908 में गांधी जी का नाम सॉरी तिलक को देशद्रोह के आरोप में उन पर मुकदमा दायर किया गया और काला पानी की सजा दी गई और मांडले जेल भेज दिया गया। कौन सा जेल भेजा गया? मांडले जेल भेजा गया स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और वहां से 6 वर्ष का कारावास काटने के बाद 1914 में तिलक जो है वो वापस आए। 1914 में क्या हुए? वापस आए। और 1914 में वो उनकी भेंट किससे होती है? एनी बेसेंट से होती है। किससे होती है? एनी बेसेंट से। और एनी बेसेंट के संपर्क में आने के बाद वो किस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं? होम रूल। किसको? होम रूल। 2 जनवरी 1914 एक कॉमनवेल्थ नाम की पत्रिका में एक लेख छपता है होम रूल को लेकर। किसको लेकर? होम रूल को लेकर। होम रूल था क्या? होम रूल जो है एक आयरिश वर्ड है। क्या है? आयरिश वर्ड है, एक आयरिश शब्द है। ये वहां से इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका मतलब होता है किसी देश या किसी क्षेत्र का स्वशासन का अधिकार। किसका अधिकार? स्वशासन का अधिकार। ठीक है। और विशेषकर कब स्वशासन के अधिकार की हम बात करेंगे? जब हम पराधीन हैं। क्या है? पराधीन हैं या पराधीनता के अधीन हैं, ऐसा या स्थिति में है ना, गुलामी की स्थिति में है। किसकी स्थिति में है? गुलामी की स्थिति में है, या किसी बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्र के अधीन हम क्या हैं? एक उपनिवेश हैं। उस स्थिति में हम किसकी बात करते हैं? स्वशासन के अधिकार की बात करते हैं, गृह शासन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गृह शासन की। होम रूल का मतलब क्या है? गृह शासन। ठीक। इस शब्द को या इस आंदोलन को आयरलैंड में स्थापित करने वाले बड़े नेता हुए, इनका नाम था रेडमंड। क्या नाम था? रेडमंड। ठीक है। आयरिश नेता रेडमंड द्वारा आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? होम रूल। ठीक है। एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के समय हमने एक संस्था का नाम देखा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है। उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था मैडम ब्लावत्स्की, जिसने क्या किया था? यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और बाद में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य जो है वो संभालने वाली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। जो आयरिश महिला थी। कौन कैसी महिला थी? आयरिश महिला थी। वो मूल कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है। और इसीलिए होम रूल के पूरे कॉन्सेप्ट को जानती थी और समझती थी। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है। आगे हम देखते हैं भारत में होम रूल आंदोलन को की दिशा में, या भारत में होम रूल स्थापित करने के लिए एनी बेसेंट ने सबसे पहले अपनी पत्रिका कॉमन वेल्थ, 2 पत्रिका निकालती थी, एक यंग इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ। और इन दोनों पत्रिकाओं का यूज जो है उन्होंने होम रूल आंदोलन को बढ़ाने के लिए किया। किसने? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ में 2 जनवरी 1914 2 जनवरी 1914 इन्होंने होम रूल की कंप्लीट व्याख्या की कि होम रूल कैसा होगा। ठीक है। स्वशासन कैसा होगा। तो स्वशासन की जब हम यहां बात कर रहे हैं तो ध्यान में रखना कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी की या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन स्वशासन की बात है। किसके अधीन? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन, है ना। एक डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक राज्य की अवधारणा है यहाँ पर। किसकी अवधारणा है? औपनिवेशिक राज्य की। ठीक है। पूर्ण स्वशासन की बात नहीं कर रही है, पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं उठी है अभी तक। यहाँ पे मैंने बताया है कि जब तक 1930 तक हम नहीं जाते हैं तब तक पूर्ण स्वराज की बात ही नहीं उठती है। गांधी जी के भी तर्कों में और उनके सिद्धांतों में, उनके दर्शन में भी यह था कि हम ब्रिटेन के अधीन ही क्या लाएंगे? स्वशासन लाएंगे। ठीक है। यहाँ तिलक का भी वही कॉन्सेप्ट है अभी भी कि हम किसके अधीन स्वशासन चाहते हैं? ब्रिटेन के अधीन ही स्वशासन चाहते हैं, उसके अंतर्गत स्वशासन चाहते हैं। शुरुआत में इसका प्रारंभ भारत में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल की व्याख्या करते हुए किया। और इसी होम रूल के पूरे विषय को किसने समझा? तिलक ने। किसने समझा? तिलक ने। और दोनों के प्रयासों से, तिलक और एनी बेसेंट का हालांकि दोनों संगठन अलग अलग था, कारण सिर्फ इतना है कि तिलक के कुछ लोग जो है वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते हैं, और जो एनी बेसेंट के जो कुछ लोग हैं, एनी बेसेंट इस बात को कहती भी हैं कि, और एनी बेसेंट के जो कुछ लोग हैं वो तिलक को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। और कर्नाटक और महाराष्ट्र के आसपास का जो कंप्लीट जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र रहा? वो तिलक का क्षेत्र रहा।
किसका क्षेत्र रहा? तिलक का क्षेत्र था। और शेष जो कंप्लीट जो बचा हुआ जो भारत है उसका नेतृत्व या उसमें होम रूल की स्थापना कौन कर रहा है? अखिल भारतीय स्तर पर एनी बेसेंट कर रही है। और एनी बेसेंट इस बात को क्लियर कहती हैं कि मेरा और तिलक के साथ में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, हमारे बीच के जो वैचारिक जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल क्या है ना, संतुलित है। इस प्रकार की बात ये एनी बेसेंट क्लियर करके रखिए। बस आपस के उनके कुछ वर्गों के या जो उनके फॉलोअर्स जो हैं उनके बीच का क्या नहीं है, समन्वय नहीं है, इसलिए उन दोनों ने अपने संगठनों का विलय कभी नहीं करवाया। इसलिए अलग अलग हम थोड़ा देखते हैं कि एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया है, क्योंकि थॉट तो वहीं से आया था आयरलैंड से, इसलिए आयरलैंड में किए हुए आंदोलन की पूरी व्याख्या और होम रूल के पूरे उद्देश्य को सबसे पहले व्याख्यायित करने वाली महिला कौन थी भारत में? वो एनी बेसेंट थी। और किसमें किया था? कॉमनवेल्थ में किया। बाद में उसमें कौन जुड़े? लोकमान्य तिलक जुड़े। ठीक है, क्योंकि तिलक लंबे समय से है ना उसके लिए वो जेल चले गए है ना, उन्होंने सबसे पहले किसकी मांग उठाई थी? स्वशासन की मांग उठाई थी। और स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत भर में प्रचारित करने का जो उद्देश्य था वो किसका था? तिलक का ही था, है ना। उसी कारण वो जेल गए थे कायदे से। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना। किसके अंतर्गत? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना, बाहर नहीं अभी तक, है ना। अब तक क्या नहीं? बाहर नहीं। मैं 1930 से पहले इस बात की बिल्कुल भी चर्चा नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। उसके बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें यह चर्चा की जाती है कि अगर अब आवश्यकता पड़े तो ब्रिटेन के या ब्रिटिश शासन के बाहर हमको क्या चाहिए? स्वराज्य चाहिए। ये 1930 के बाद ये बात उठी है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन की या गृह शासन की मांग कौन कर रहा था? होम रूल कर रहा था। क्लियर है यहां तक, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से काम हुआ? तो होम रूल लीग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? होम रूल लीग की स्थापना की गई। यहां पर 28 अप्रैल 1916 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव महाराष्ट्र में या पुणे में किसने होम रूल लीग की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल सन 1916 में बेलगांव में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की स्थापना की। तारीख क्या है बेटा? 28 अप्रैल 1916। जोर से बोलो एक बार। कहां किया? बेलगांव में किया। ठीक है, याद रहेगा, है ना। कहां किया था? बेलगांव में। ठीक 5 महीने के बाद अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक 5 महीने के बाद, है ना, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। और सितंबर 1916 में किसने स्थापित किया? एनी बेसेंट ने। किसने स्थापित किया? एनी बेसेंट ने। और ये कहां स्थापित हुआ? मद्रास में। ठीक है, इसका डिटेल देखेंगे अभी हम लोग। कहां स्थापित हुआ? मद्रास में स्थापित हुआ। ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव महाराष्ट्र में, है ना, किसने स्थापित किया? तिलक ने स्थापित किया। और मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना या ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की? सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। ठीक है, क्लियर है। अब इसके रीजन क्या क्या थे, क्यों उदय हुआ होम रूल, है ना, इसको पूरा हम लोग और अभी ओपन करेंगे, पूरा देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उदय का कारण क्या था? तो होम रूल उदय का सबसे पहला कारण क्या था? कांग्रेस के विभाजन के पश्चात राजनीतिक निष्क्रियता। ठीक है, कारण क्या कि 1907 के बाद हम कांग्रेस की कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं क्या? नहीं। कांग्रेस कैसा हो गया था? निष्क्रिय हो गया था। कैसा हो गया था? निष्क्रिय। और इसी का परिणाम था कि जब एनी बेसेंट और तिलक जब एक साथ आए और होम रूल आंदोलन शुरुआत करने की बात उठी, और तभी फिर कांग्रेस में क्या हुआ है? दोनों गरम दल और नरम दल दोनों का फिर से विलय हुआ है और फिर राजनीतिक सक्रियता दिखना प्रारंभ होती है यहां से 1916 के बाद से। ठीक, तो यहाँ पे एक बड़ा कारण था क्या कि 1907 के बाद जो एक पूरा अंधकार की तरह हम देखते हैं राजनीतिक युग को, तो यहाँ पर राजनीतिक निष्क्रियता कांग्रेस में आने के बाद होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन जो है स्टार्ट हो रहा है। एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि जनता में राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत रखने के लिए कोई ना कोई विषय, मुद्दा और आंदोलन बने रहना चाहिए और सतत बने रहना चाहिए। तभी क्या होता है, कोई आंदोलन या जिसे उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक,
अगला क्या, प्रथम विश्व युद्ध के समय कर और महंगाई दोनों में क्या हुई, वृद्धि हुई। 1916 है तो 1914 से लेकर 1918 तक का जो समय है ये किसका है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय है ना, प्रथम विश्व युद्ध का दौर है। और उसी दौर के बीच में होम रूल चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर इस दौरान पे क्या हो गया, कर और महंगाई बढ़ गई दोनों, क्योंकि इस समय क्या हो गया है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, असंतुलित हुआ है। पूर्णतः वस्तुओं का उत्पादन रुका हुआ है, क्योंकि बड़े देश तो किसमें लगे हुए हैं, युद्ध में लगे हुए हैं। उत्पादन क्या है, बिल्कुल कम है, ना के बराबर उत्पादन चल रहा है। सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मांग और आपूर्ति अगर क्या हो जाएगी, है ना, जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो क्या बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी ना। ठीक है, तो महंगाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, एक बड़ा कारण बना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ने नरमपंथी नेताओं को निराश किया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया 1909 का, वो किस तरफ ज्यादा झुकाव दे रहा था, सांप्रदायिकता की ओर झुकाव देता है। कल अपन लोग देखे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, वो उसका झुकाव किस तरफ है, सांप्रदायिकता की ओर अधिक झुकाव है। और इसी कारण से नरमपंथी नेता जिस सुधार की बात सोच रहे थे, या प्रशासन में जिस तरीके से सुधार की बात सोच रहे थे, वैसा उनको नहीं मिला। ठीक है, अगर इनको कुछ थोड़ी सी रियायत वगैरह मिली, जो 1919 के तक हम जाते जाते देखते हैं कि अगर इनको भारतीयों को कुछ स्थान मिल गया विधान परिषद में या केंद्रीय विधानसभा में, लेकिन उनको पूर्णतः उस तरीके के सदस्य का अधिकार नहीं है। ठीक है, जो उनको एक वैधानिक तौर पर मिलना चाहिए, जो अंग्रेजों को प्राप्त है, वो भारतीयों को मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, और उसकी लड़ाई तो वो 20 साल से लड़ रहे थे। ठीक है, 1885 से हम 1905 तक आते आते उस बात को देख रहे हैं। बार बार जो मांगे रखी जा रही है वो 1909 में एक बार स्वीकार होने की स्थिति में दिखता है, लेकिन मिला क्या उदारवादियों को, नहीं मिला। ठीक है, उल्टा क्या मिल रहा था हमको, उल्टा रिएक्शन मिल रहा था, कर्जन की नीतियां मिली। ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए लोकमान्य तिलक जो है वो राजद्रोह के इल्जाम में कहां चले गए, जेल चले गए। ठीक है, तो उदारवादी भी क्या हुए, उसमें नाराज हुए कि जिस प्रकार के सुधार की मांग और जिस प्रकार के सुधार की सोच रख रहे थे ये लोग, वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में नहीं हुआ। ठीक है, उल्टा क्या कर दिया इन्होंने, सांप्रदायिकता की जड़ों को और गहरा कर दिया। तिलक और एनी बेसेंट की लोकप्रियता और कुशल नेतृत्व इस समय प्राप्त हुआ। ठीक है, एक समाज को, एक मध्यम वर्गीय जो लोग थे या जो फॉलोअर्स थे तिलक के, उन सबको क्या मिला, एक एनी बेसेंट का पूरा एक मॉडल मिला होम रूल का, और उसमें किसका नेतृत्व मिला, लोकमान्य तिलक का। और इस कारण से ये जो लीडरशिप इनको मिली, तो एक बड़े आंदोलन को खड़े करने के क्या मिल गया, आधार मिल गया। और उसी के लिए यहाँ पर होम रूल आंदोलन को हम लोग देखते हैं भारत। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, सिमिलर उद्देश्य रहेगा तब आंदोलन गति पकड़ती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि बीच में किसी न किसी प्रकार की आपकी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी भी क्या करती है, आंदोलन को क्षति पहुंचाती है, जिसमें एनी बेसेंट ने वो काम किया था, है ना। आखिरी में जब आंदोलन शिथिल हुआ, आपने आंदोलन वापस ले लिया अपनी गिरफ्तारी के बाद, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक एजेंडा आया क्या कि 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा आ गई। और मॉन्टेग्यू घोषणा ने बस यही कहा कि भारत में आने वाले समय पे एक उत्तरदायी शासन की इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। तो आपने क्या स्पष्ट रूप से बता दिया था क्या कि भारत में होम रूल किस तरीके से आएगा, या स्वशासन किस तरीके से आएगा, या उत्तरदायी शासन की स्थापना किस प्रकार से होगी, आपने स्पष्ट किया क्या, नहीं किया। अब ये क्या लगा एनी बेसेंट को कि ये हमारी जीत है, और ये उसको जीत का जश्न मनाते हुए क्या कर लिया, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। और दूसरी ओर तिलक क्या हुए, अपने आंदोलन से इसलिए या उनका आंदोलन इसलिए शिथिल पड़ गया क्योंकि वो शिरोल वैलेंटाइन पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए यहाँ पर। और तिलक का भी आंदोलन क्या हो गया, वो धीरे धीरे शिथिलता की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, तो आंदोलन अपने लक्ष्य तक जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही नहीं पाया, है ना। पूर्णतः सफल आंदोलन इसको हम लोग नहीं मानते, लेकिन होम रूल की मांग को लेकर भारत में ये अपने आप का एक बेहतर और एक अपने आप में एक प्रयोगात्मक बड़ा उदाहरण था। ठीक है, चलो क्या क्या मांगे थे, इनका उद्देश्य क्या था। बेसिकली ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। किस आधार पर, संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से क्या प्राप्त करना है, आपको स्वशासन प्राप्त करना है। और किसके अंतर्गत प्राप्त करना है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। यहाँ पर ब्रिटिश
भारत, ये ब्रिटिश शासन के बाहर स्वशासन की बात नहीं की गई है, बार बार इस बात को ध्यान में रखना। ठीक, दूसरा क्या, तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, ठीक है, और भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग रखी। किसकी मांग रखी? क्षेत्रीय भाषा या भाषाई आधार पर राज्यों की मांग रखी और स्वराज्य से उसको जोड़ दिया। कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, है ना, तमिल हो गया, इस तरीके के भाषाई आधारों पर राज्यों का क्या किया जाए, गठन किया जाए, प्रांतों का गठन किया जाए। ये स्पष्ट रूप से किसने कहा था? तिलक ने कहा था। और बाद में हम जब देखते हैं कि 1951 के बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार भी क्या था? भाषा था। ठीक है, क्या था? भाषा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बात, ये थॉट तो लंबे समय तक चला होगा ना कि भाषाई आधार पर क्या करना चाहिए, राज्यों का गठन करना चाहिए। तो इसीलिए हम आज कई प्रांत जो देखते हैं वो भाषाई आधार पर तोड़े गए हैं। किस आधार पर? भाषाई आधार पर, है ना, लैंग्वेज के बेस पर क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है स्टेट्स का। ठीक, तो ये मांग किसने रखी थी? सबसे पहले तिलक ने रखी। ठीक, जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध अभियान की शुरुआत करना किया इन्होंने, यहाँ से उनका एक उद्देश्य हो गया। लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना और उन्हें राजनीतिक वाद विवाद के लिए तैयार करना। ठीक है, पॉलिटिकल डिबेट के लिए उनको रेडी करना इस संस्था का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक, स्वशासन के अंतर्गत परिषद हो गया, जो आपकी काउंसिल थी, लोकल काउंसिल, स्वशासन जो स्थानीय थी, तो परिषद, जिला, नगर पालिका, प्रांतीय स्तरों पर पूर्ण स्थानीय स्वशासन की बात रखी है। ठीक है, जो नीचे की लोकल बॉडीज हैं, प्रांत से लेकर नीचे आखिरी जिला तक, ठीक है, उन सब जितनी भी काउंसिल्स जो बनेंगी, जितने भी स्वशासन के, या कहना चाहिए स्थानीय जो लोकल बॉडीज है ना, स्थानीय स्वशासन जिसको हम बोलते हैं, या लोकल बॉडीज जो है, वहां पर पूर्ण रूप से किसका स्वशासन होना चाहिए? भारतीयों का स्वशासन होना चाहिए। भारतीयों को वो पूर्णता अधिकार मिलना चाहिए, इनकी मांगों में था। केंद्र में नहीं मांग रहे हैं, ये कहां मांग रहे हैं? प्रांत से लेकर जिला, नगर पालिका और जो आखिरी जो लोकल बॉडी है वहां तक ये पूर्ण अधिकार किसका मांग रहे हैं? भारतीयों को मिलना चाहिए, ऐसा मांग रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ सदस्यों ने कहा है कि मैं विकास मंत्री हूं लेकिन मेरे पास वन नहीं है। और जैसे कई लोगों ने कहा है, जब प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ आफ्टर 1919, तो उसमें ये कहा जाता है कि मैं वन विकास मंत्री हूं लेकिन मेरे पास वन नहीं है। मैं सिंचाई मंत्री हूं लेकिन मेरे पास विभाग में कृषि नहीं है, तो काय का सिंचाई मंत्री? ठीक है, तो ये किस प्रकार का द्वैध शासन है ना? तो 1990 के जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब सुधार आया, तो हालांकि इसी के प्रयासों का एक प्रतिफल भी था वो, है ना, कि इसी का एक कहना चाहिए कि एक प्रतिक्रिया थी अंग्रेजों की ओर से कि हाँ, आपकी मांगों का हम रखने के लिए सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से वहां पर जो द्वैध शासन भी देने का प्रयास किया गया, तो उसमें भी हमारे साथ खेला हो गया। क्या हो गया? खेला हो गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ना, व्यक्ति कह रहा है, मंत्री इस बात कह रहा है कि मैं विकास मंत्री हूं लेकिन मेरे पास वन नहीं, मैं सिंचाई मंत्री हूं लेकिन मेरे पास कृषि नहीं। तो क्या मतलब उसके मंत्री होने का? कोई लाभ हुआ? नहीं। जो कार्य करना था वो कर पाया क्या? नहीं कर पाया। सारा मामला किसके पास में है? केंद्र के पास में, गवर्नर जनरल या वायसराय के पास। ठीक, तो यहाँ पर हुआ भारतीय राजनीति में उग्र विचारधारा के विस्तार को सीमित करना। ठीक है, अति उग्रवाद जो बढ़ रहा है या अति उग्रवाद की जो विचारधारा जो बढ़ गई है, उसको अब क्या करना है? कंट्रोल करना है, सीमित करना है। ये होम रूल का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, क्योंकि इनका पहला एजेंडा क्या था कि संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या प्राप्त करेंगे? स्वशासन प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक रूप से अहिंसक आंदोलन की क्या थी? ये आवाज थी। ठीक, ये इसका उद्देश्य था। अब तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल से पहले क्या क्या बातें हुई थी? तो सबसे पहले होम रूल की मांग जो है लाला लाजपत राय ने कहाँ रखी थी? अमेरिका में। ठीक है, कहाँ रखी थी? अमेरिका में। उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दोहराया किसने था? लाला लाजपत राय ने, सन 1915। ठीक, उधर लंदन में भारतीय होम रूल के विषय में उस समय के महासचिव डी ग्राहम पोल ने सबसे पहले क्या किया था? डिस्कशन किया था 1912 में। कब किया था? 1912 में। अब भारत में जब हम होम रूल देखते हैं तो एक होम रूल किसका है? तिलक का है। किसका है? तिलक का। और दूसरा होम रूल किसका है? आपका एनी बेसेंट का है। ठीक है, एक होम रूल किसका? तिलक का, और दूसरा होम रूल किसका? एनी बेसेंट का।
यहाँ पर 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना के निकट है बेलगांव, 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की। कहां पर? बेलगांव में। ठीक, इनका कार्य क्षेत्र कौन कौन सा था? तो इनका कार्य क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई और इसके अतिरिक्त मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र। ठीक है, मध्य प्रांत और बरार जो पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़, नागपुर आदि का ऐसा क्षेत्र आता था। ठीक है, तो ये मध्य प्रांत है, सीपी एंड बरार बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? सीपी एंड बरार। तो सीपी एंड बरार, बंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इतना क्षेत्र जो है वह तिलक के होम रूल के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? तिलक के होम रूल के अंतर्गत आता था। और तिलक के होम रूल का पहला जो अध्यक्ष बना उसका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा सॉरी। ठीक है, क्या नाम था? जोसेफ बैप्टिस्टा। और सचिव कौन बना? एनसी केलकर। इसके सेक्रेटरी कौन बने? एलसी केलकर। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? तो तिलक का जो होम रूल है वो अप्रैल 1916 में बन गया बेलगांव पूना में। कार्य क्षेत्र अगर बोलेंगे तो महाराष्ट्र, बंबई, कर्नाटक और मध्य प्रांत एंड बरार, इतना क्षेत्र था। पहला अध्यक्ष कौन हुआ इसका? जोसेफ बैप्टिस्टा। और इसका सचिव कौन बना? एनसी केलकर। ठीक है, इनके प्रचार के लिए इन्होंने दो पत्रिकाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि तिलक की दो प्रमुख पत्रिका थी। एक का नाम क्या? मराठा, और दूसरे का नाम केसरी। मराठा कौन सी भाषा में निकलता था? अंग्रेजी। और जो केसरी है वो मराठी में। ध्यान में रखना, दोनों का पता चल गया। ठीक, अब दूसरी तरफ वो जो एनी बेसेंट का होम रूल था, इसकी स्थापना 5 महीने के बाद, तिलक के होम रूल के 5 महीने के बाद सितंबर 1916 में मद्रास में, है ना, अगली होम रूल लीग की नींव रखी गई। ये किसके द्वारा रखी गई? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो अब यहाँ पे तिलक के द्वारा जितना भी क्षेत्र जो लिया गया है काम करने के लिए, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई और मध्य प्रांत और बरार को छोड़कर बाकी शेष सभी क्षेत्र, है ना, इसके बाद मतलब जो रेस इंडिया बच गया, है ना, शेष भारत जो बच गया, तो उसमें कंप्लीट कार्य क्षेत्र किसका आ गया? एनी बेसेंट का आ गया। तो एक अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसके द्वारा हुई? एनी बेसेंट के द्वारा हुई, जिसका कार्य क्षेत्र के तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत था। तिलक जहां काम कर रहे हैं वहां क्षेत्र को छोड़ेंगे और बाकी जो बचा जो भारत है वो किसका था? एनी बेसेंट का, उसका कार्य क्षेत्र था। ठीक, तो इस समय इसका एनी बेसेंट इसकी फाउंडर बनी और इनका जो सचिव बना उसका नाम था जॉर्ज अरुंडेल, है ना। क्या नाम था? जॉर्ज अरुंडेल, है ना। इनके साथ में सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े, है ना, वीपी वाडिया जुड़े, जो इनके प्रमुख लोगों में से, प्रमुख नेताओं में से थे। और इनका सचिव कौन बना था? जॉर्ज अरुंडेल। एनी बेसेंट के साथ में यहाँ एक व्यक्ति जुड़ा, उसका नाम था जे कृष्णमूर्ति। क्या नाम था? जे कृष्णमूर्ति। इसका पूरा नाम है जिड्डू कृष्णमूर्ति, है ना। इंडियन फिलोसफर में इसका एक नाम आता है, एक थ्योरी आती है अलग से, है ना। ये इसके विषय में पढ़ना, जे कृष्णमूर्ति के विषय में। जे कृष्णमूर्ति से एनी बेसेंट को इतना लगाव था कि इसे धर्मपुत्र का उसने स्थान दिया था। एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति को अपना क्या कहा था? धर्मपुत्र कहा था। इन्होंने मथुरा में एक संस्था की स्थापना की थी, द राइज ऑफ ट्रूथ समथिंग, ऐसा कुछ संस्था का नाम था, ऑर्गेनाइजेशन का। उसको उन्होंने 1914 के बाद क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था उस संस्था को। और कारण यह था उस संस्था को समाप्त करने का, उन्होंने कहा था उस संस्था को समाप्त करने के दौरान कि सत्य का प्रचार नहीं किया जा सकता, सत्य को जिया जाता है, कहा था। किसका स्टेटमेंट था? जे कृष्णमूर्ति का, है ना। उनसे बहुत लगाव था एनी बेसेंट को, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट किया जे कृष्णमूर्ति ने, है ना। और एनी बेसेंट जे कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र मानती थी, अपना धर्मपुत्र कहा है। ठीक है। और ये जब इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी सत्य के प्रचार के लिए या सत्यार्थ के लिए, तो बाद में उसको समाप्त भी किया। उसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि सत्य का प्रचार नहीं किया जा सकता, सत्य को केवल जिया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऐसे कुछ प्रमुख लोगों के साथ में एनी बेसेंट ने मद्रास के में जो अखिल भारतीय होम रूल का जो स्टार्ट किया, वो पूरे भारत भर में इतना व्यापक हुआ कि एनी बेसेंट के होम रूल की लगभग 200 शाखाएं पूरे भारत भर में ओपन है।
कितनी शाखाएं? 200 शाखाएं। एनी बेसेंट के होम रूल की लगभग 200 शाखाएं पूरे भारत भर में स्थापित हुई और जिसमें लगभग 7000 सदस्य बने। इतना व्यापक हुआ। कितने सदस्य बने? 7000 सदस्य बने। इन दोनों होम रूल के प्रयासों से या तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत में एक नए जन जागरण का समय आया, एक नए पॉलिटिकल अवेयरनेस का टाइम पीरियड आया कि और इसी का परिणाम था कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किया? अंबिका चरण मजूमदार। किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार। उस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का पुनः एक साथ क्या हुआ? विलय। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से पुनः अब वहां पर क्या हुआ? कांग्रेस में एक साथ राजनीतिक एकता दिखाई दी और पुनः राजनीतिक सक्रियता के साथ में कांग्रेस अब आगे बढ़ी। और उसी का परिणाम था कि एनी बेसेंट को स्थान देते हुए कांग्रेस ने 1917 में अपनी पहली महिला अध्यक्ष बनाई। ठीक है, जो 1917 में जो एनी बेसेंट है क्या बनी? पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। ध्यान में रखना इस चीज को। ये उनके इस होम रूल के प्रयासों के कारण सबसे ज्यादा कि 7000 मेंबर इसके बने। जवाहरलाल नेहरू हो, है ना, पटेल हो, ऐसे सभी तमाम लोग इसके क्या बने? सदस्य बने। गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था, क्या नाम है गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था का? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के इस संस्था के सदस्यों को होम रूल लीग की सदस्यता लेने से क्या किया गया था? रोका गया था। उसकी सदस्यता लेने से उन्होंने अस्वीकृति दी थी, लेकिन उसके खिलाफ नहीं थे। ध्यान में रखना, उसके सदस्य बस नहीं बन रहे हैं वो। ठीक, लेकिन इन्होंने इस पूरे होम रूल लीग आंदोलन के या जो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसके पर्चे बांटे गए, उसकी सभा की व्यवस्था की, सारी चीज, भाषण की व्यवस्था, उनके पर्चों को बांटने की व्यवस्था और उनका प्रचार, ये सारे काम उस सोसाइटी की संस्था लोगों सदस्यों ने किया था। लेकिन इसको ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। ये ध्यान में रखना, गोपाल कृष्ण गोखले की जो संस्था है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उनके सदस्यों ने होम रूल लीग यानी एनी बेसेंट के होम रूल लीग को क्या नहीं किया था? ज्वाइन नहीं किया था। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन प्रचार पूरा भरपूर किया। ठीक है, अब अपने प्रचार के लिए दो पत्रों को, इसमें कॉमनवेल्थ जो था, कॉमनवेल्थ जो है यह एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मुख्य पत्र बना, उसका मेन मैगजीन। कौन सा? कॉमनवेल्थ। ठीक है, जो किसकी पत्रिका थी? एनी बेसेंट की पत्रिका थी। और न्यू इंडिया, ये दोनों में उन्होंने होम रूल का सबसे ज्यादा क्या किया? प्रचार किया पूरे भारत भर। ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है एकदम? ठीक है, यहां पर अब इन दोनों का उद्देश्य कॉमन है, ये ध्यान में रखना, चाहे तिलक का हो चाहे एनी बेसेंट का हो, दोनों के विचारों में अभी तक डिफरेंस नहीं है। होम रूल लीग के इस आंदोलन का उद्देश्य अभी भटका नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं दोनों? कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही हमको क्या चाहिए? स्वशासन चाहिए। ठीक है, ये इनका टोटल और कंप्लीटली थॉट है ना, दोनों का ध्यान रहेगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल भटकना नहीं। अगला क्या? ये तो इंग्लिश में हो गया, बैक हो गया क्या? सॉरी शक्तिमान। हाँ, तिलक का होम रूल क्या कहता है कि तिलक ने जब पूना में, है ना, और इस संस्था की स्थापना की तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पूरी सभा में कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक का ये बड़ा उद्घोष है, फेमस उद्घोष है, जिसको हम लोग बचपन से जानते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये होम रूल आंदोलन को शुरुआत करने के दौरान तिलक का ये क्या था? बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, उनका स्लोगन था। ठीक, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब था तिलक का? कि भारत अब एक परिपक्व भारत है। आप तो सोच रहे हो कि भारत को हम लंबे समय तक क्या करते रहेंगे? पालते रहेंगे या उसी तरीके से उसको एक छोटा बालक या शिशु बनाकर रखोगे, तो आप गलत हो। भारत अब क्या हो चुका है? एक जवान बेटे की तरह है ना। अब उसके पालक को यह अधिकार होना चाहिए, यह समय के तकाजे के अनुसार अब उसके पालक को संपूर्ण अधिकार उसके बेटे को सौंप देना चाहिए।
है ना। ये इस कॉन्सेप्ट में अंग्रेजों को चेताने की बात कौन कर रहा है? तिलक कर रहा है। कौन कर रहा है? तिलक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तिलक ने। इस तरीके से उनका एक होम रूल का एक क्या आया, स्टेटमेंट आया होम रूल के अंडर में। ठीक है, कि हमको होम रूल क्यों चाहिए, कि अब हम सक्षम है स्वशासन चलाने के लिए। ठीक है, और मांग बिल्कुल अलग नहीं है कि आप क्या नहीं मांग रहे, पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे हो, आप पूरी तरीके से बाहर नहीं हट जाने कह रहे हो उनको। क्या मांग रहे हो? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन मांग रहे हो। किसके अंतर्गत मांग रहे हो? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां पर अगला क्या कि होम, इस समय जो होम रूल जो स्टार्ट हुआ उसके लिए एक होम रूल स्पेशल ट्रेन भी चली गई, है ना। एक होम रूल स्पेशल ट्रेन जिसमें सारे तिलक के लोग जो है वो फॉलोअर्स जो है वो किसमें शामिल हुए? इस होम रूल के लिए या इस आंदोलन के लिए शामिल होने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे या पुणे पहुंचे। ठीक, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक के समर्थक भी इस समय क्या हुए? पहुंचे। कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल का पुनः समझौता हुआ, पूरा विलय हुआ, तो तिलक के मैक्सिमम सपोर्टर्स भी वहां पर पहुंचे, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट था ना। लगभग 9 साल से अब क्या हो, कांग्रेस से बाहर हो, राजनीतिक निष्क्रियता है, कोई बड़ा आंदोलन भारत में देखा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो उसके लिए सब लोग अब कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? लखनऊ इकट्ठा हो रहे हैं, और सबको अब यह उम्मीद है कि अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति में फिर से क्या आएगा, या फिर से वही ऊर्जा स्थापित होगी जो 1907 में हमने देखा था। ठीक है ना, जो चिंगारी हमने 1907 में देखा था, या जो हमने एक जो आग लगाई थी उग्रवाद की विचारधारा की, अब हमको फिर से क्या देखेगा यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। तिलक ने अपने उसके होम रूल के अंतर्गत, जो हम लोग एक बात डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं कि तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को इस आंदोलन में शामिल किया था, और उनका मानना था कि मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर क्या किया जाना चाहिए? प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए। उनके होम रूल में ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में आया हुआ था कि प्रांतों का जो गठन है वो किस रूप में हो? भाषाई आधार पर हो, और स्थानीय शिक्षा भी जो है वहां की क्षेत्रीय भाषा में हो। इस पर बहुत जोर दिया था तिलक ने। अगला क्या कि तिलक की लीग पर किए गए जो मुकदमे हैं, जो जितने भी मुकदमे चलाए गए तिलक पर या होम रूल पर, कि उस समय कई तरह के कानून बनकर आ रहे थे कि नहीं, आपने इस बात पे स्टेटमेंट गलत दिया है, ये आप गलत बोले, स्वशासन की मांग में ये आंदोलन पर आप पर ये मुकदमा दायर किया जाता है। तो तिलक पर जितने भी इस समय मुकदमे हुए, उस सारे मुकदमों की पैरवी किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ या लीग कांग्रेस जो समझौता हुआ, उसमें तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तब दोनों का संयुक्त अधिवेशन एक साथ बंबई में हो सका था 1915 में। दोनों का ज्वाइंट सेशन हुआ है ना, कांग्रेस का भी और लीग का भी, दोनों का ज्वाइंट सेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक का प्रयास था सबसे ज्यादा। तब वो दोनों एक साथ आ सके, और तब 19 पॉइंट्स रिमाइंडर क्या बना? लेटर बना। ठीक है, 19 बिंदुओं पर स्मरण पत्र बना, और उन्हीं समझौतों पर क्या हुआ है? कांग्रेस लीग समझौता, जिसको हम लोग लखनऊ समझौते के नाम पे जानते हैं। तो इसीलिए उसके पूरे मुकदमे की पैरवी कौन कर रहा था इस समय? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया गया। और इसमें कौन शामिल था? और तिलक के साथ साथ एनसी केलकर भी शामिल थे, उनको भी क्या किया था मुकदमा में, या उन पर भी याचिकाएं दायर की गई थी। क्लियर है ना। गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी, है ना। उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी कि किसी भी प्रकार से इंडिया सॉरी है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य जो हैं वो किसके मेंबर बने? होम रूल लीग के मेंबर बने। चाहे दोनों हो, दोनों होम रूल लीग के क्या नहीं बनेंगे? वो मेंबर नहीं बनेंगे, लेकिन इसका प्रचार उन्होंने जरूर किया, उसके पर्चे बांटे हैं उन्होंने। ठीक है, उसकी पूरी आधिकारिक जो सभाएं थी उसकी भी उन्होंने क्या की? समर्थन दिया, सहयोग किया उसके लिए। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को वापस कांग्रेस में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। मतलब यहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों का क्या हुआ? समझौता हुआ, और इस समय एक नए आंदोलन की भूमिका रखी गई। ठीक है, जो आने वाले समय पे कांग्रेस को एक मजबूती दे रही है, मतलब एक मजबूत आधार दे रही है, तब जाकर हम राष्ट्रीय आंदोलन की ना प्रगति देखते हैं यहाँ से। क्लियर है यहाँ पर एकदम? चलो ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब एनी बेसेंट का होम रूल लीग, एनी बेसेंट ने ये कहा है, स्टेटमेंट है उनका, कि तिलक और बेसेंट अपनी अपनी लीग को कभी विलय नहीं किया। इस संदर्भ में एनी बेसेंट ने कहा था कि उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे।
लेकिन मेरे और उनके बीच किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं था। लेकिन दोनों ने अपने होम रूल लीग का क्या नहीं किया है, विलय नहीं किया अभी। ठीक है, इसमें सदस्य कौन कौन बने, तो इसमें वीपी वाडिया, जवाहरलाल नेहरू बाद में इसमें जुड़े हैं ना, लेकिन मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर, वीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल जो उनका सेक्रेटरी था, ये प्रथमतः जब ये स्थापित हुआ सितंबर 1916 में, तभी इनके साथ में क्या हो गए, जुड़ गए थे। ठीक है, तो वीपी वाडिया, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सिख चक्रवर्ती है ना, सिख चक्रवर्ती, सीपी रामास्वामी अय्यर, सुब्रमण्यम रामास्वामी अय्यर है ना, जे बनर्जी, अच्छा ये अलग है, सीपी रामास्वामी अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, जे बनर्जी। महात्मा गांधी 1920 में अखिल भारतीय होम रूल के अध्यक्ष बने, लेकिन इस समय उसका नाम क्या पड़ा, स्वराज सभा किया गया। ठीक है, क्या किया गया उसका नाम, स्वराज सभा, क्योंकि 1920 के बाद जो अखिल भारतीय होम रूल जो था वो क्या हो चुका था, पूरी तरीके से उसका आंदोलन शिथिल हो चुका था, लगभग समाप्त हो चुका था। और बाद में उसको जब इस फॉर्म में लाया गया, तो जब गांधी जी इसके अध्यक्ष बने, तो उसका नाम क्या रखा गया था, स्वराज सभा। क्या रखा गया, स्वराज सभा। तिलक की होम रूल लीग का संगठन अत्यधिक मजबूत था, वहीं दूसरी तरफ बेसेंट की लीग का संगठन ढीला था। वो क्या है, एक बड़े तरीके से औपचारिक प्रचार की भूमिका में था एनी बेसेंट का, एक व्यापक रूप था, लेकिन एनी तिलक जो है उसको संगठित रख के और मजबूत रखने का उनका कॉन्सेप्ट यह था कि मुझे किसी भी प्रकार से स्वशासन चाहिए, चाहे इसके लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूं, ऐसा था। उन्होंने सीधा कहा था ना कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन उसके कहना चाहिए कि उनके इस आंदोलन की जो प्रतिक्रिया ब्रिटेन की तरफ से आनी थी, वो वास्तविक तौर से उस तरीके से नहीं आ पाई ना। 1917 में जो मॉन्टेग्यू ने जो भारत सचिव बनकर आया था भारत, उन्होंने जो घोषणा की, उस घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने अपना वापसी ले लिया आंदोलन, लेकिन तिलक ने अपने आंदोलन को वापस नहीं लिया था। ठीक है, हालांकि उन पे जो मुकदमा, जो मानहानि का जो केस दायर करने वो लंदन चले गए, तो बिना नेतृत्व के कारण यह आंदोलन भी क्या हो गया, स्वतः ही समाप्ति की ओर चला गया, स्वतः। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। इस समय प्रभाव क्या पड़ा, एनी बेसेंट की भारत में लोकप्रियता बढ़ी, और उसी लोकप्रियता का आधार है कि मैंने आपको बताया था कि लगभग इनकी कितनी शाखाएं खुली, 200 शाखाएं खुली, और लगभग कितने सदस्य बने, 7,000 सदस्य बने। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको अप्रिशिएट किया। ठीक है, और इसके सदस्य बने थे जवाहरलाल नेहरू, जो किसके बेटे हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे थे इस समय, और इस समय के एक बड़े युवा तुर्क और बड़े एक युवा नेता के रूप में कांग्रेस में आए थे वो। ठीक है, 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली अध्यक्षता बनने का गौरव किसको मिला, एनी बेसेंट को मिला। किसको मिला, एनी बेसेंट को मिला। और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था कि अब भारत जो है अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए पैरों पर खड़ा है। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, अब भारत जो है अपने अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। ये होम रूल आंदोलन को स्टार्ट करने के दौरान, ये जो होम रूल आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, तब ये स्टेटमेंट अध्यक्षीय भाषण में कौन दे रहा है, एनी बेसेंट दे रही है ना। कहाँ का अधिवेशन था ये, कोलकाता का अधिवेशन था। तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सन 1917 में एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है यहां तक, नोट कर लिए स्टेटमेंट। चलो, आंदोलन का कमजोर होना हम इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले दो लाइन आप लोग और ध्यान से सुनो। प्रथम विश्व युद्ध का दौर है, और एक ना आयोग बैठा है ना 1917 में। कब बैठा, सन 1917 में। इस आयोग का नाम था मेसोपोटामिया आयोग। मेसोपोटामिया आयोग, क्या था इस आयोग का, मेसोपोटामिया आयोग से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया इराक में है ना, कहा, इराक। मेसोपोटामिया आयोग में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और इस रिपोर्ट में ये जो भारत की पराजय का जो कारण है, वो जिम्मेदार है इस समय के तत्कालीन भारत सचिव चेम्बरलिन को ठहराया गया। किसको ठहराया गया, चेम्बरलिन। 1917 में भारत सचिव पर जो पद था वो किसके पास में था, चेम्बरलिन के पास।
चेम्बरलिन के नियंत्रण में जो भारत सरकार थी इस समय, वो भारत सरकार ही इस समय इराक में भारतीय सेना का पराजय का कारण है, ऐसा माना गया इस रिपोर्ट में। ठीक है, और उसके बाद 1917 में चेम्बरलिन को क्या करना पड़ा, अपने भारत सचिव के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसकी जगह पर सन 1917 में मॉन्टेग्यू को, लॉर्ड मॉन्टेग्यू को भारत सचिव का पद देकर भेजा गया। ठीक है, नया भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया, लॉर्ड मॉन्टेग्यू को। कारण क्या है बता दिए, समझ में आया। 1917 में मेसोपोटामिया आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसके अधीन ये कहा गया कि तत्कालीन भारत सचिव है ना, चेम्बरलिन के नियंत्रण वाली भारत सरकार की भारतीय सेना इराक में जो पराजय हुई है उसके जिम्मेदार हैं, है ना, और इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफे के बाद मॉन्टेग्यू को क्या किया, नया भारत सचिव नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, मॉन्टेग्यू को। और मॉन्टेग्यू ने ब्रिटेन की संसद में भारत को एक उत्तरदायी शासन देने की दिशा में क्या की, पहल की। उन्होंने कहा कि भारत में क्या होनी चाहिए कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन सजग है। और मॉन्टेग्यू की इसी 1917 की घोषणा के आधार पर फिर किसने, एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन वापस लेने का स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ना, उन्होंने अपना स्टेटमेंट या दिया कि हम, ये हमारी क्या है, या होम रूल की सफलता है जो आज जो है भारत को उत्तरदायी शासन देने की दिशा में बात या पहल की गई है। मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, तो भारत सचिव का पद बड़ा होता था, है ना, भारत सचिव जो है वह ब्रिटेन पार्लियामेंट का मेंबर होता था, जो यहाँ पर भारतीय सरकार पर नियंत्रण रखने का भी काम करता था। इसे वायसराय से उसको पहला दर्जा दिया जाता था भारत सचिव को, है ना, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कमजोर कैसे हुआ, मद्रास के छात्रों की जनसभा पर जाना क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। मद्रास के छात्रों पर बैन लगा दिया गया कि आप किसी भी प्रकार से होम रूल लीग के आंदोलन पर या प्रदर्शन में किसी भी प्रकार से क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। टोटल बैन लगा दिया गया उन पर। कारण क्या हुआ कि अब सभाएं नहीं भरने लगी, सभाओं में माहौल नहीं रहने लगा, तो एक हमको वो दिखता है, कमजोर दिखता है पूरा मुद्दा। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया, जिसकी पैरवी कौन कर रहा है, जिन्ना कर रहा है। ठीक, जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके सचिव जॉर्ज अरुंडेल और उसके साथ साथ वीपी वाडिया, इनकी गिरफ्तारी की गई और इसकी गिरफ्तारी पर तिलक ने क्या लिखा था, अनशन किया था। किसने अनशन किया, तिलक ने अनशन किया। जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, चाहे उसमें सुब्रमण्यम अय्यर हो, सुब्रमण्यम अय्यर ने तो यहाँ पर अपना नाइटहुड का उपाधि भी त्याग दिया। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन के द्वारा प्रदान की जाती थी, तो उस नाइटहुड की उपाधि को भी अय्यर ने क्या कर दिया, त्याग दिया, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी की गई, है ना। संवैधानिक तौर पर किए जाने वाले आंदोलन को गिरफ्तार या उसकी गिरफ्तारी करना, ये अपने नजर में क्या समझ रहे थे, एक नकारा काम समझ रहे थे, किसका, ब्रिटेन का ना, किसका, ब्रिटेन का। ठीक, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भी गिरफ्तारी का क्या किया गया, कड़ा विरोध किया गया। क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, और जैसे ही इनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद जो है ना, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा आ गई। जैसे ये घोषणा आई और घोषणा आने के बाद एनी बेसेंट ने क्या किया, अपना पूरा आंदोलन वापस ले लिया। ये हमारी क्या है, सफलता, ये हमारी जीत है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारी सफलता है, ये हमारी जीत है। एनी बेसेंट 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद, है ना, ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछता है कि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग आंदोलन को कब वापस लिया या किस घोषणा के बाद वापस लिया। तो ध्यान में रखना कि सन 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद जो है इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक, 1917 में बेसेंट को रिहा कर दिया गया तथा ब्रिटिश संवैधानिक सुधारों के कारण एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो आया, या 1917 में जो मॉन्टेग्यू ने जो घोषणा की, उस घोषणा की या सुधार की जो घोषणा हुई, उसके बाद एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, जैसा मैंने बताया। इस समय ब्रिटेन का या लंदन का एक पत्रकार था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम था, वैलेंटाइन सिरोल। इसने सन 1918 में अपनी पत्रिका द इंडियन अनरेस्ट, क्या नाम था, द इंडियन अनरेस्ट, इसमें लोकमान्य तिलक को उसने भारत में अशांति का जनक कहा। क्या कहा, भारत में अशांति का जनक कहा। इस बात से कौन नाराज हो गए,
तिलक नाराज हुए और इस बात के लिए वह लंदन में सिरोल वैलेंटाइन पर या वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा दायर करने कहाँ चले गए, या मानहानि का दावा करने कहाँ चले गए, लंदन चले गए। अब भारत में तिलक के भी होम रूल लीग के लिए कोई नेतृत्व क्या नहीं था, यहाँ पे खड़ा नहीं था, अतः इनका भी क्या हुआ, जो आंदोलन था वो शिथिल पड़ गया बिना नेतृत्व के कारण, है ना। और कारण क्या था कि वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए, लंदन। तो इनका आंदोलन भी क्या हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था, 1917-18 के दौरान कुछ जगह पर जो है सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके कारण भी जो भाषाई आधार और जो हम क्षेत्रीयता आधार पर जो बातचीत कर रहे थे ना, उसका एक बड़ा कारण था कि यहाँ पर कुछ जगहों पर क्या हुए, भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। ठीक है, राइट्स हुए, ठीक ना। उसी दंगों के कारण जो है ये आंदोलन और क्या पड़ा, धीमा पड़ा और कमजोर पड़ा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलो, अब उपलब्धियां क्या क्या थी होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि गरम दल के नेताओं की कांग्रेस में पुनः वापसी हुई। किनकी, गरम दल के नेताओं की, या उग्रवादी दल के जो नेता थे उनकी कांग्रेस में क्या हो गई, पुनः स्वीकार्यता हो गई, पुनः उनकी वापसी हो गई। ठीक है, जिससे अब कांग्रेस और मजबूत थी। कांग्रेस क्या हुई, मजबूत हुई। उसके बाद क्या कि कांग्रेस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। पहली बार क्या है, हम कांग्रेस के साथ में अपनी पैरेलली या एक कहना चाहिए कि जो सांप्रदायिक तौर पर स्थापित की गई जो संस्था है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हुआ। लीग और कांग्रेस ने लगभग 1922 तक क्या किया है, कुछ कुछ मामलों में एकजुटता दिखाते हुए समन्वय से आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे लखनऊ समझौता एक बड़ी उपलब्धि थी। तीसरा क्या यहाँ पर कि निचले स्तर पर संगठित प्रणाली का विकास हुआ, या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ लोअर लेवल, ग्राउंड लेवल पर काम हुआ। किस पर काम हुआ, ग्राउंड लेवल पर, कि किस तरीके से कार्यकर्ता जोड़ना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कोई आंदोलन कैसे चलेगा, इन सारे चीजों को पूरा संगठनात्मक तौर पर एक मजबूती प्रदान करने के लिए लोअर लेवल तक काम चालू हुआ। अब कांग्रेस जो है ना, एक उच्च वर्ग तक जो रहती थी और सीमित रहती थी ना, वो कहाँ है, अब नीचे ग्राउंड की ओर उतर रही है। कहाँ आ रही है, ग्राउंड की ओर। ठीक, इसके बाद जो है चौथा क्या, भावी गांधीवादी आंदोलन की एक आधारशिला, एक पृष्ठभूमि यहीं से रखी गई। गांधी आए और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, देश में करिश्माई ताकत दिखती है, एक मास मूवमेंट क्रिएट होता है। ऐसा हम कब बोल पा रहे हैं, ताकि उसका एक पीछे बैकग्राउंड है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड, जो पृष्ठभूमि तिलक ने बनाई, उसकी बैकग्राउंड को आधार बनाते हुए कौन आगे बढ़ा, गांधी जी। कौन आगे बढ़ते हैं, गांधी जी। तब हम जाकर ये कहते हैं कि गांधी जो है वह एक जनवादी या एक मास मूवमेंट के बड़े नेता है ना। करिस्मेटिक लीडरशिप इन इंडिया, है ना। किसके बिहाफ में हम बात करते हैं इसको, गांधी जी, है ना। गांधी जी के नेतृत्व को हम क्या बात कर रहे हैं, करिस्मेटिक लीडरशिप, करिश्माई नेतृत्व बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे एक पूरा बड़ा मास मूवमेंट है, एक बड़ा जन आंदोलन है। तो जन आंदोलन का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तैयार किसने करके दी थी, लोकमान्य तिलक ने। इसलिए जब 1 अगस्त 1920 को जब तिलक की मृत्यु हुई, तो उन्हीं के स्मरण में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की, और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य किसने रखा, गांधी जी ने रखा। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सबसे बड़ा समर्थन देने वाले कौन थे, तिलक थे, है ना। क्योंकि लाला लाजपत राय के समय पे जब वो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन या सत्र बुलाया गया था असहयोग आंदोलन के लिए, तो पहले अस्वीकृति स्थापित की गई थी, अस्वीकृति दी गई थी, है ना, असहयोग आंदोलन को। बाद में नागपुर में वो तय हुआ कि नहीं, असहयोग आंदोलन होगा और इसका बागडोर किसको दिया जाएगा, गांधी को दिया जाएगा, ये तय हुआ। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया इस समय। भले उसमें अल्प व्यवस्था हो, भले प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई हो, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत में संवैधानिक सुधार की एक कड़ी अवश्य है। और वो किसका परिणाम था, या किसकी उपलब्धियों में गिना जाता है, वो होम रूल लीग की उपलब्धियों में गिना जाता है। क्लियर है एकदम, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम तो हम लोग अलग से देखेंगे। ये उसकी क्या है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक, और क्या क्या है। अब होम रूल आंदोलन के संदर्भ में एनी बेसेंट का एक कहना था कि मैं एक बैतालिक का कार्य कर रही हूँ जो सोए हुए देश को जगा रही हूँ। ठीक है, जो एक होता है ना सुबह जगाने वाला आदमी, वैसा, है ना। उसके अपने आप को उदाहरण देती हैं, कौन, एनी बेसेंट। 2 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की घोषणा की गई,
और उसमें कांग्रेस असंतोषजनक और निराशापूर्ण स्थिति में थी। और इस समय लोकमान्य तिलक ने कहा था कि यह सुधार जो है वह सूर्य विहीन उषा काल है, ऐसा कहा उन्होंने। क्या कहा? सूर्य विहीन उषा का काल है, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि बिना सूरज का सवेरा है। ठीक है, क्या? बिना सूरज का सवेरा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए स्टेटमेंट लोकमान्य तिलक ने कहा था कि एक सवेरा तो हो रहा है, लेकिन इस सवेरे में क्या नहीं है? सूर्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? बिना सूर्य का एक सवेरा है। ठीक है, किसका स्टेटमेंट था? लोकमान्य तिलक का स्टेटमेंट था। इसके बाद जब क्या हुआ कि जब ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई होम रूल की, और जब ये इस सुधार प्रक्रिया से नाराज कौन हुए? कांग्रेस हुए। तो उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने कांग्रेस से हटकर एक अलग संस्था बना ली, जिसका नाम था क्या? उदारवादी संघ, है ना। अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की? अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ठीक है, 1918। ठीक, किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक, तो इस प्रकार से आपका होम रूल लीग का जो आंदोलन है वो क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि तिलक का होम रूल कब स्थापित हुआ, एनी बेसेंट का होम रूल कब स्थापित हुआ, उद्देश्य क्या थे, उदय का कारण क्या थे, उपलब्धियां क्या क्या थी, और प्रसार किस तरीके से हुआ था इसका कंप्लीटली। और जो प्रमुख जो इसके मुख्य पत्र थे कौन कौन से, तो ध्यान में रखना। तो एनी बेसेंट के मुख्य पत्र को हमेशा पूछता है कि कौन कौन सी पत्रिकाएं वो निकालती थी। तो पहला क्या है? कॉमनवेल्थ है, और दूसरा क्या है? न्यू इंडिया है। और इसके बाद तिलक के पत्र थे कौन कौन से? एक मराठा और दूसरा केसरी। तो मराठा कौन से लैंग्वेज में निकलता था? अंग्रेजी, और केसरी मराठी में निकलता था, ध्यान रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या है कि इस पूरे होम रूल लीग आंदोलन का जो फोकस था वो क्या था, या मूल मोटो क्या था इसका, या मेन मोटो क्या था? कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन। किसके अधीन? ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन। ध्यान रहेगा। कोई डाउट है? डाउट कोई यहाँ पे नहीं है? एकदम क्लियर। ठीक, और तीसरी बात ये ध्यान में रखना कि तिलक ने राज्यों के गठन की जो मांग रखी, किस आधार पर रखी? भाषा के आधार पर। वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं? यहीं पे समाप्त करते हैं।